इरहा ने 2 उंगलियों के दरमियान उस खूबसूरत कार्ड को थामा हुआ था जो उसे किसी थप्पड़ की तरह वसूल हुआ था। ये कासिम की शादी का कार्ड है, तुम्हारा मंगेतर। सॉरी, एक्स मंगेतर। सुना है कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती खूबसूरत बेटी से शादी कर रहा है जो उसके स्टैंडर्ड की है। इरहा के अंदर कुछ चलकर राख हो चुका था, जिसका धुआं उसकी बड़ी बड़ी आंखों से निकलने लगा। मगर वो कमाल जब्त कर गई। कार्ड को सामने की टेबल की ठंडी सतह पर रखा और अपनी किताबों में गर्क होने की नाकाम कोशिश की, मगर सब कुछ धुंधला था। और काम नहीं रहा। उस 2 टके के इंसान के लिए तुम अपने आंसू जाया नहीं करोगी। उसकी बहन साइका, जो ये ब्रेकिंग न्यूज उसे देने आई थी, उसकी हालत देखकर मलाल का शिकार हुई। वो जानती थी कि इरहा की कासिम के साथ अटैचमेंट क्या थी। वो नाजुक सी लड़की शायद आज भी उस संगदिल महबूबा और यकतरफा मोहब्बत के कर्ब से नहीं निकली थी। साइका ने एक सर्द आह भरी और उसे तन्हा कमरे में छोड़कर चली गई। वो कार्ड अभी भी मेज पर पड़ा था और उसका दिमाग 1 साल पुरानी उस बात के गिर्द घूमने लगा जब वो समरीन को नोट देने आए। अपने ताया के घर गई थी। समरीन कासिम को की छोटी बहन और इरहा की यूनिवर्सिटी फेलो थी। इरहा इस्लामिक लिटरेचर में मास्टर कर रही थी और समरीन को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उससे कुछ नोट्स चाहिए थे। इरहा मुस्कुराते हुए नोट्स देने खुद आई थी। शायद इस बहाने वो कासिम से भी मिल लेते, जो उसका बचपन का मंगेतर था। इरहा और कासिम की मम्मी बचपन में उनकी दादी सलमा बेगम ने तय की थी। कासिम के घर वाले अब कई साल गुजरने के बाद काफी हाई फाई और मॉडर्न हो चुके थे। अब उस मंगनी का जिक्र तक नहीं करते थे, मगर बचपन से ही कासिम का नाम वो अपने नाम के साथ जुड़ा देखते आई थी और उसके बायस इरहा के दिल में उसके लिए एक खामोश मोहब्बत और अनदेखा एहतराम झलकता था। वो इस रिश्ते को लेकर अपने जज्बात अलग लेवल पर महसूस करती थी। आज काफी अरसे बाद वो ताया के घर जा रही थी। उसने ब्लैक कलर का अबाया और उसके जैसा नकाब पहन रखा था। इरहा के वालिद अपने बड़े भाई की निस्बत काफी मजहबी और इस्लामिक स्कूलों के पक्के थे। तालीम उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को दी थी, मगर ताया फुरकान दुनियावी कामयाबी समेटने के चक्कर में औलाद में वो रवायात डालना भूल गए थे। ऊपर से उनकी बीवी मलाइका भी मॉडर्न थी, इसलिए उनका बड़ा बेटा कासिम अली, छोटा बेटा कायम अली और सबसे छोटी बेटी समरीन काफी आजाद ख्याल थे। समरीन तो अक्सर ही इरहा के हिजाब पर बात करती कि तुम्हें गर्मी नहीं लगती इसमें। वो जैसे उलझन में आ जाती, मगर इरहा मुस्कुरा कर कहती कि मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, बल्कि मैं पुरसुकून हूँ। इरहा ने उसकी बात का कभी बुरा नहीं माना था, मगर आज जब वो ताया के घर आई तो दरवाजे के पास ही उसे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी कि उसके कदम वहीं रुक गए। दिल जैसे एकदम से वीरान हो गया। वो हमेशा से ही कासिम के मुंह से अपने लिए कुछ सुनना चाहती थी, उस खामोश रिश्ते के मुतालिक जो एक पुराना अहद था जिस पर वक्त की गिरद पड़ चुकी थी। मगर उसे अंदाजा ही नहीं था कि कासिम उसके मुतालिक इस तरह के ख्यालात रखता है। वो अंदाजा उसे आज हुआ था। वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे कि कायम अली की मॉडर्न बीवी सिदरा ने बात छेड़ी। कासिम, तुम्हारा क्या प्लान है अब शादी का? माशाल्लाह से बिजनेस तो सेट कर लिया है, अब यही एक काम रह गया है। सिदरा ने छेड़ते हुए कहा, हाँ तो आप कोई लड़की ढूंढे ना मेरे लिए। आखिर इस घर की बड़ी बाबी ही बरबाबी हैं हम, तब काम आएगी। वो भी छेड़ते हुए बोला। बाहर खड़ी इरहा का दिल जोर से धड़का। मैंने तो सुना कि तुम्हारी मंगनी बचपन से है, इरहा से तय है। वो तो शायद काफी सीरियस लगती है इस रिश्ते को लेकर। सिदरा ने जैसे माहौल को गर्म किया, सब कासिम को देखने लगे जैसे वही इस बात की तस्दीक करेगा। ओ कम ऑन भाभी, वो जो हर वक्त तंबू पहने रखती है, उसकी शक्ल शायद बचपन में ही देखी थी मैंने। जाने कैसी थी, अब तो याद भी नहीं है। और मैंने करना भी नहीं चाहता मैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो टोस्ट खाते हुए कमाल बेनियाजी से बोला। तो इरहा को लगा जैसे 20 साल की मोहब्बत उसके सामने खड़ी इस बात पर तालियां बजा रही है। उसका सास पहली बार उस हिजाब के पीछे घुटता हुआ महसूस हुआ। वो मोहब्बत जो उसके लिए एक पाकीज़ा गुलाब जैसी थी, उसे लगा जैसे आज नंगी तलवार बनी उस पर वार कर गई है। वहां खड़ा रहना अब मुहाल हो चुका था उससे। नोट्स वहीं दरवाजे के पास रखकर वो पलट गई। उसके बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। वो मोहब्बत
जिस पर उसे नाज था, अब उसका जिक्र करते हुए उसे शर्म महसूस होती। वो बहुत ज्यादा खामोश हो चुकी थी। समरीन उसे अपने घर आने की दावत देनी या कासिम का जिक्र छेड़ती तो बात ही बदल देती। जिस शख्स की सोच का मायार ही था, तो उसने इरहा ने अपनी जिंदगी को 20 कीमती साल जिसको दिए थे, और से अपने आप पर गुस्सा था। और आज बलाकर ये बाप भी मुकम्मल खत्म हो चुका था। वो नाम की मंगनी उस कार्ड को थाम कर अपनी मौत आप मर चुकी थी। इरहा के घर वाले शायद पहले ही पूरी उम्मीद नहीं थे इस रिश्ते के मुतालिक, इसलिए उन्होंने इस चीज को सर पर सवार ही नहीं किया। मगर वो कैसे समझाती खुद को, 1 साल पहले होने वाली बेइज्जती ताजा हो गई थी। वो कार्ड उसे फिर से तमाचे की तरह लगा था, मगर इस बार वो खामोश नहीं रहने वाली थी। बात सिर्फ उसकी जात की नहीं, बल्कि उस पाकीज़गी की भी थी जिस पर सवाल उठाया गया। उसे बदला लेना था, उस मगरूर शख्स को बताना था कि जिस चीज को वो दकियानूसी कहता है, उस चीज की वैल्यू क्या है। हॉल की चकाचौंध रोशनियां कासिम की आंखों में चुभ रही थी। इर्द गिर्द बिखरे कहके, तेज मौसीकी का शोर और महंगे परफ्यूम की मिली जुली खुशबू उसे एक अजीब सी घुटन का एहसास दिला रही थी। वो शहर के सबसे महंगे हॉल की सदारती स्टेज पर बैठा था। आज उसकी शादी थी, वो दिन जिसका उसने एक अरसे से ख्वाब देखा था। उसके पहलू में नताशा बैठी थी, वही मॉडर्न, खुले जहन और ऊंचे स्टेटस वाली लड़की जिसे उसने अपनी शरीके हयात के तौर पर चुना था। नताशा का लिबास एक बेहद बोल्ड, स्लीवलेस और जिस्म की खुदखाल को नुमाया करता हुआ सुर्ख अरूसी जोड़ा था, जो अमारत से ज्यादा जिस्मानी नुमाइश का इश्तिहार मालूम हो रहा था। वो बार बार कासिम के कंधे से लगती, उसके कान में सरगोशियां करती, और हॉल में मौजूद दूसरी निगाह उसकी इस बाकी को ललचाती हुई नजरों से देख रही थी। कासिम, जिसने हमेशा एक प्रेजेंटेबल और सोसाइटी में साथ चलने वाली बीवी की ख्वाहिश की थी, आज पहली बार अपने ही बने हुए इस मॉडर्न मयार पर खुद को खोखला महसूस कर रहा था। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि जिन निगाहों में उसके लिए रश्क होना चाहिए था, उनमें गलीज सी हवस तैर रही थी। उसे बेचैनी से अपना रुख मोड़ा, निगाह सामने गई तो उसे अपनी बहन समरीन और भाभी सिद्रा नजर आई, जो नताशा से भी 2 हाथ आगे बेहुदा लिबास में लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। आखिर शहर के 2 बड़े बिजनेसमैन आपस में रिश्ता जोड़े थे, इतनी तैयारी तो उनका हक थी। समरीन की शादी हाल ही में तलाक से हुई थी, हाँ, और समरीन ने ही नताशा का ऑप्शन रखा था, जिस पर कासिम अली पहले तो चौंका, जैसे उसके अंदर किसी बड़े अहद ने अंगड़ाई ली हो। मगर फिर नताशा से मुलाकातों के बाद वो कायल हो गया। नताशा में वो सब खूबी थी जो आजकल की सोसाइटी और मॉडर्न लड़कियों में होनी चाहिए। सबसे बढ़कर वो कासिम के बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक कार्ड भी थी। सो कासिम ने ज्यादा एतराज ही नहीं किया। नताशा तो कासिम की शख्सियत के चाम में बुरी तरह से गिरफ्तार हो गई थी, और ये रिश्ता 2 खानदानों में एक बिजनेस डील की तरह तय हो गया था, जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। मगर आज ना जाने क्यों कासिम का दिल अजीब से बोझलपन का शिकार था, वजह वो खुद भी नहीं जानता था। अचानक हॉल की बारी शीशे वाले दरवाजे खुले और एक ऐसा वजूद अंदर दाखिल हुआ जिसने लम्हों में उस बेहुदा हजूम में जैसे वक्त को मुंजमद कर दिया। वो एक सरता पैर, स्याह अबाए और नकाब में मलबूस लड़की थी। उसके लिबास में कोई चमक दमक नहीं थी, कोई नुमाइश नहीं थी, मगर उसकी चाल में किसी शाहाना तमन्नत, एक ऐसा वक़ार और हया का एक ऐसा रूप था कि हॉल में मौजूद हर शख्स की नजरें उस पर जम गई। मौसीकी का शोर जैसे उसके कदमों की चाप के आगे दम तोड़ गया। वो किसी मलका की तरह सर उठाए हुजूम को चीरती सीधी स्टेज की तरफ आ रही थी। इतनी कशिश शायद हॉल में मौजूद किसी औरत की चाल में नहीं थी। कासिम की सांसें हलक में अटक गई। वो नकाब, वो चाल, और फिर जब वो स्टेज के बिल्कुल सामने आकर रुकी, तो उसने सर उठाकर कासिम की तरफ देखा, तो कासिम के वजूद में जैसे हजारों वॉट का करंट तोड़ गए। उसे अपनी बेचैनी की असल वजह शायद अब मालूम हो गई थी। वो आंखें जिनमें सिर्फ डोरे तैर रहे थे, कोई और नहीं, इरहा थी। वही इरहा जिसे कासिम ने पसमानदा कहकर छोड़ा था। आज पूरे हॉल की सबसे महंगी और मॉडर्न औरत के बीच खड़ी वो लड़की अपने उस सादा से अवाय में कायनात की सबसे कीमती और दिलकश औरत लग रही थी। कासिम का दिल इतने जोर से धड़का कि उसे लगा कि उसकी पसलियां तोड़कर वो बाहर आ जाएगा।
ارحا کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا ایک گلدستہ تھا۔ اس نے ایک سرسری سا انتہائی سرد اور بے نیاز نگاہ نتاشا کے کھلے اور بےہودہ لباس میں ڈالی۔ اسے ایک نگاہ میں نہ طنز تھا نہ تحقیر، مگر کچھ ایسا تھا کہ قاسم کو اپنا آپ زمین پر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر ارحا نے وہ گلدستہ قاسم کی طرف بڑھایا۔ مبارک ہو قاسم۔ اس کی آواز ہال کے شور میں بھی قاسم کے کانوں میں کسی خنجر جیسے کاٹ دار دھن کی طرح گزری۔ تمہیں تمہارا یہ شاندار اور کھلا معیار مبارک ہو۔ اس کی آواز میں نہ کوئی دکھ تھا، نہ کوئی التجا، اور نہ ہی کوئی آنسو، بس ایک ایسی برف جیسی سرد مہری تھی جس نے قاسم کے غرور کی دھجیاں اڑا دی۔ قاسم کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے وہ گلدستہ اٹھایا۔ وہ بولنا چاہتا تھا، اس کا دل چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ رہا کو روکے، اس سے کہے کہ اس کھوکھلے پن میں اس کا دم گھٹ رہا ہو، لیکن رہا ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکی۔ وہ اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ اس نے قاسم کی اوقات اسے ایک نظر میں دکھا دی تھی، اور پھر وہ اسے وقار کے ساتھ پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میری بات سنو رہا۔ قاسم کے اندر سے ایک بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن نتاشا نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ قاسم، کیا کر رہے ہو تم؟ کہاں جا رہے ہو؟ نکاح وہاں آ چکے ہیں۔ قاسم نے ایک جھٹکے سے نتاشا کا ہاتھ اپنے بازو سے ایسے ہٹایا جیسے کسی غلیظ چیز نے اسے چھو لیا ہو۔ وہ اسٹیج کی سیڑھیاں اترنے ہی لگا تھا کہ اچانک قاضی صاحب اور گواہان اس کے راستے میں آ گئے۔ قاسم کو جیسے ہوش آیا، تھوڑی دیر پہلے ہونے والا سحر اچانک ٹوٹ سا گیا، اور وہ اس حقیقت میں واپس آ گیا جو اس کا اپنا انتخاب تھی۔ وہ واپس وہاں بیٹھا، مگر اب وہ ویسا نہیں تھا جیسا 10 منٹ پہلے تھا۔ ایسا کیا سحر کر دیا اس لڑکی نے؟ کس کی سوچ کا معیار بدل گیا؟ اس نے خود کو ڈانٹا اور نکاح کے لیے تیار کیا۔ وہ جو کر رہا تھا بالکل صحیح تھا۔ نکاح پڑھایا جانے لگا اور قاسم کا دل بھاری ہونے لگا۔ بار بار نظریں اس دروازے تک جا رہی تھی جہاں سے وہ بھی گئی تھی کہ اچانک ہال کے داخلی دروازے پر ایک زوردار ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سیکیورٹی گارڈ کی رکاوٹوں کو توڑتا ایک لڑکا پاگلوں کی طرح ہال میں داخل ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں وحشت، چہرے پر ایک جنونی سا غصہ تھا۔ اس کی نظر سیدھی اسٹیج پہ بیٹھی نتاشا پر پڑی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک خالی لفافہ پوری طاقت سے اسٹیج کے سامنے رکھے شیشے کے میز پر دے مارا۔ لفافے کا منہ کھلا اور اس کے اندر سے درجنوں تصویریں اڑتی میز پر ہر زمین پر بکھر گئی۔ اس کی حقیقت دیکھو قاسم۔ لڑکی کی آواز ہال کی دیواروں سے ٹکرائی۔ جسے تم آج اپنی عزت بنا کر اسٹیج پر بٹھا رہے ہو، وہ کل رات تک میرے بستر کی زینت تھی۔ یہ تصویریں دیکھو، یہ ہے تمہاری ہونے والی بیوی کی حقیقت۔ ہال میں کسا سناٹا چھا گیا۔ قاسم کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی نظریں بے اختیار میز پر پڑی تصویروں پر گئی۔ اس تصویروں میں نتاشا اس لڑکے کے ساتھ مختلف ہوٹلوں اور کلبوں میں انتہائی غلیظ اور شرمناک حالت میں موجود تھی۔ تصویریں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ ان میں نتاشا کا چہرہ اور اس کا کردار دونوں ننگے ہو چکے تھے۔ نتاشا کے چہرے کا رنگ راکھ جیسا ہو گیا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور غصے سے چلائی، یہ کیا بکواس ہے؟ کون ہو تم؟ میں نہیں جانتی تمہیں۔ اور پھر قاسم جو بے جان بیٹھا تھا اس کے آگے جھکی۔ قاسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تصویریں فیک ہے، یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، خدا کر اس کی بات پر یقین مت کرو۔ لیکن قاسم اب اندھا نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں ارحا کے وہ الفاظ کھونچ رہے تھے، تمہیں تمہارا کھلا معیار مبارک ہو۔ قاسم کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا۔ وہ جس نام نہاد عزت، جس ماڈرن سوسائٹی کے لیے ارحا جیسی پاکیزہ اور باکردار لڑکی کو ٹھکرا چکا تھا، آج وہ سوسائٹی اس کے سامنے ننگی ناچ رہی تھی۔ قاسم کے اندر کا غصہ، اس کی نفرت، اس کا پچھتاوا ایک لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ وہ اچانک وہاں سے اٹھا۔ مولوی صاحب اور گھر والے قاسم کو روکنے لگے۔ اس نے ایک افسوس بھری نگاہ نتاشا پر ڈالی۔ تمہیں شادی کی کیا ضرورت تھی نتاشا، جب تمہاری ہر ضرورت پہلے ہی پوری ہو چکی تھی؟ اس کے ٹھنڈے الفاظ نتاشا کا چہرہ مزید سرخ کر گئے تھے۔ تم جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو؟ بابا دیکھیں اپنے داماد کو، یہ داماد نہیں، ہونے والا داماد جو اب کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کا جملہ مکمل کرتا اسٹیج سے اترا اور باہر جانے لگا۔ قاضی صاحب گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ ہال میں موجود لڑکے والوں اور لڑکی والیوں میں سے گزر بسر شروع ہو گئی۔ قاسم کے باپ، جن کی آنکھوں میں خاندانی عزت سے زیادہ اپنے بزنس کا لالچ تھا، تیزی سے آگے بڑھے اور قاسم کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔
कासिम होश में आओ, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने सैकड़ों लोगों के सामने? चुपचाप निकाह के लिए बैठो, ये मामला था हम बाहर बाद में जाके घर जाकर सुलझा लेंगे। लड़का शक्ल से ही ब्लैकमेलर और पागल लगता है। कासिम हैरत से पलटा, और मुझे उस लड़के से ज्यादा आप ब्लैकमेलर लग रहे हैं। क्या समझा हुआ है मुझे? क्या सुलझा लेंगे आप डैड? कासिम की आवाज में एक ऐसा दर्दनाक तंज था जिसने उसके बाप को भी लाजवाब कर दिया। एक बद किरदार औरत को अपने बड़ी घर की बहू बनाकर सुलझाएंगे सिर्फ इसलिए कि उसका बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है? उसी लम्हे कासिम की माँ और समरीन रोती हुई आगे बढ़ी। कासिम, खुदा के वास्ते मेरी इज्जत का सोचो। अगर तुमने आज उससे निकाह ना किया, नताशा का भाई मुझे भी तलाक दे देगा। हमारे बिजनेस के सारे मामलात टूट जाएंगे, हम सड़क पर आ जाएंगे। कासिम, तुम मेरे भाई हो, एक बार मेरी खातिर कुर्बानी दे दे। कुछ महीनों बाद उसे खामोशी से तलाक दे देना, लेकिन आज ये निकाह मत तोड़ो। कासिम ने एक गहरी सांस ली और उसने अपनी बहन के हाथ हटाए और एक ऐसी नजर अपने पूरे खानदान को देखा जिसमें सिर्फ हकारत थी। कितने सस्ते हैं ना आप, और कितने मुनाफिक भी। कासिम के अल्फाज किसी तेज धार आरे की तरह उसके जमीरों को सबको काट रहे थे। इज्जत? कौन सी इज्जत की बात कर रही हैं आप लोग? इज्जत तो वो थी जो आज एक स्याह अबाए में अपने पूरे वक्कार के साथ आई, मेरे मुंह पर थूका और चली गई। और आप मुझसे क्या कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी औरत से निकाह कर लूं जिसका किरदार इस शीशे की मेज पर नंगा पड़ा है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक दे दे? सुन लो तुम सब। कासिम ने हॉल में मौजूद हर शख्स को मुखातिब करते अपनी आवाज को बुलंद किया। और अगर वो तुम्हें इस बात पर तलाक देता है तो ऐसी नामर्द की बीवी बनकर रहने से बेहतर है तलाक ले लो। मेरा घर खुला है तुम्हारे लिए, मैं खिलाऊंगा तुम्हें। फिर तुम्हें हो क्या गया है कासिम? नताशा तुम्हारी पसंद है, हमने जबरदस्ती नहीं की। नुसरत बेगम चिल्लाई, मगर मुझे नहीं मालूम था वो मॉडर्निज्म के नाम पर बेहयाई का अड्डा है। मैं इतना भी बेगैरत नहीं हूँ मॉम। और सुन ले डैड, अपने इस करोड़ों के प्रोजेक्ट और इस खोखली इज्जत को आग लगा दे। ये निकाह अब किसी सूरत नहीं होगा। कासिम ने गुस्से से अपने गले में पड़ा हुआ सुर्ख गुलाबों का हार नोच कर फेंका और सर से दुल्हे की पगड़ी उतारी और उसे नताशा के पैरों की तरफ उछाल दिया। ये लो अपने खानदान की इज्जत। उसे नताशा के बाप की तरफ देखते हुए कहा और तेजी से बाहर चला गया। उसके माँ बाप पीछे से चीखते रहे। नताशा का बाप धमकियां देता रहा कि उसका कारोबार तबाह कर देगा, लेकिन कासिम के कदम अब रुकने वाले नहीं थे। उसका दिल एक शदीद अजियत में मुब्तला था। वो हॉल से बाहर भागा। रात की ठंडी काटदार हवा उसके चेहरे से टकराई तो उसे महसूस हुआ जैसे उसका पूरा वजूद चल रहा है। पार्किंग एरिया में सुनाटा था। कासिम की आंखें पागलों की तरह उस एक स्याह अबाई को तलाश कर रही थी। वो गाड़ी के बीच में भागता रहा, उसकी निगाहें हर तरफ भटक रही थी, मगर वहां कोई नहीं था। उसने हाँफते हुए गेट पर खड़े चौकीदार को गिरबान से पकड़ा। वो लड़की, वो जो काले लिबास में थी, वो किधर गई? चौकीदार खौफजदा होकर पीछे हटा। साहिब, वो बाजी तो वो तो उसी वक्त एक रिक्शे में बैठकर चली गई। चली गई? ये अल्फाज कासिम के दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह लगे। उसने चौकीदार को छोड़ दिया और अपने सर को दोनों हाथों में थाम लिया। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। आज पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसने अपनी उस झूठी अना, उस खोखले मॉडर्निज्म और सोसाइटी के डर से क्या खो दिया था। इरा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो हया, इज्जत और मोहब्बत का एक ऐसा शाहकार थी जिसे उसने अपने हाथों से तोड़ दिया था। कासिम की आंखों से आंसू टूटकर गिरने लगे। वो वहीं उस ठंडी जमीन पर बैठा इरा के दिए उन सुर्ख गुलाबों की खुशबू को अपने हाथों में महसूस कर रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। उसके अंदर का हर खुलिया राह की मुआफी का तलबगार हो रहा था। उसने उस लम्हे फैसला कर लिया था, चाहे उसे उसको मनाने की क्या क्या न करना पड़े, उसके इस हिजाब के आगे अपना सर झुकाएगा जिसकी उसने कभी तौहीन की थी। ये कासिम की जिंदगी का वो मोड़ था जहां से एक मखरूर लड़का मर गया था। वो एक पछतावे में सुलगता आशिक पैदा हो चुका था। उसे बस इराह तक पहुंचना था, हर हाल में, हर कीमत पर। वो एक ऐसे बच्चे की तरह रो रहा था जिसने अपने हाथों से अपना खिलौना तोड़ा था। वो हर हाल में उसे वापस जोड़ना था। अगली सुबह का सूरज फुरकान अली के घर में एक शदीद तनाव और खामोशी से लेकर तलू हुआ था। रातों रात शहर के दो बड़े खानदान के दरमियान होने वाली बिजनेस
मीटिंग्स नताशा के बाप ने गुस्से में कैंसिल कर दिया। करोड़ों का नुकसान, मार्केट में गिरती हुई साख, खानदानी वक़ार पर उठने वाले सवालात ने घर के माहौल को बोझल कर दिया था। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के दौरान फुरकान साहब का चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था, जबकि मलाइका बेगम और समरीन की आंखों में शदीद शिकवा था। कासिम सीढ़ियां उतरकर लाउंज में दाखिल हुआ। उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट, कोई पछतावा या कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुकून, एतमाद था जिसे पहले उसकी शख्सियत में कभी नजर नहीं आया था। उसने रात भर जागकर न सिर्फ अपने दिल के मामलात को सुलझाया था, बल्कि बिजनेस में होने वाले मुतवक्का नुकसान का पूरा बैकअप प्लान भी तैयार कर लिया था। वो मामूल के मुताबिक आकर अपनी कुर्सी पर बैठा और इंतहाई सुकून से कॉफी का मग अपनी तरफ सरका लिया। किस बात का जश्न मना रहे हो तुम कासिम? फुरकान साहब से उसका ये सुकून बर्दाश्त न हुआ। उनकी आवाज में शदीद गुस्सा था। नताशा के बाप ने हमारे तमाम सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स मंसूख कर दिए हैं। मार्केट में हमारे शेयर्स गिर रहे हैं, तुम ऐसे बैठे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कासिम ने कॉफी का सिप लिया और इंतहाई पुरवकार अंदाज में अपने वालिद की आंखों में देखा। डैड, जो बिजनेस एक कमजोर और बेबुनियाद रिश्ते की बिसाखियों पर खड़ा हो, उसे आज नहीं तो कल तो गिरना ही था। मैंने रातों रात हमारी कंपनी के क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फाइनल कर दिया है। नताशा के बाप की सप्लाई लाइन के मुतबादिल तौर पर मैंने अपने दुबई की 2 बड़ी फर्म से बात भी कर ली है। 2 दिन में एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा। मार्केट में शेयर्स गिरेंगे, लेकिन मैं अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट से उन्हें वापस खरीद कर कंपनी का होल्ड मजीद मजबूत कर लूंगा। आप फिक्र न करें, मैं एक बिजनेसमैन, मुझे नुकसान को फायदे में बदलना आता है, लेकिन मैं चंद करोड़ के मुनाफा के लिए एक बदकिरदार औरत को अपने नाम के साथ जोड़कर अपनी नस्लें तबाह नहीं कर सकता था। कासिम का लहजा इतना डोटोक, मजबूत और लाजवाब कर देने वाला था कि फुरकान साहब के पास मजीद गुस्सा करने का कोई जवाब नहीं बचा था। उसने माँ और बहन की तरफ देखा, जो अभी तक उससे खफा थी। और समरीन, तलहा तुम्हें तलाक देने की धमकी दे रहा है तो उसे देने दो। जो शख्स अपनी बहन की गति पर पर्दा डालने के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, वो कभी तुम्हारा मुखलिस हो ही नहीं सकता। अगर वो तुम्हें छोड़ता है तो कासिम अली की बहन इतनी बेसहारा नहीं है कि अपने घर में इज्जत से ना रह सके। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी के फैसले अब मेरे अपने होंगे। ये कहकर वो अपनी जगह से उठा और सूट का बटन बंद करते हुए घर से निकल गया। उसे बहुत से बिखेरे समेटने थे, मगर जो काम सबसे जरूरी था वो अभी करना था, ऑफिस जाने से पहले। उसकी गाड़ी का रुख अपने चाचा के घर की तरफ था। वो घर जहाँ कोई नहीं आता था, क्योंकि उन्हें अपने गिर्द दौलत की इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर ली थी कि आगे रिश्ते को भी झांक कर देखने की फुर्सत ना थी। मगर उसे अपने रिश्ते संभालने थे। दरवाजा खुला तो सामने चचा मौजूद थे। वो बहुत अरसे बाद चचा के घर आया था कि शायद वो तो इस रिश्ते को ही अभी तक भूला हुआ था। और वो जो इराह के मुतालिक उसने बातें की थी, वो जो मिर्च मसालों के साथ चचा चाची और इराह तक पहुंच गई थी, इसलिए उन्होंने कासिम और फुरकान से किसी किस्म की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आज कासिम को यूं देखकर उन्होंने बगैर तंज के उसे अंदर आने का कहा। वो ड्राइंग रूम में बैठा। चाचा जान, मैं जानता हूँ कि मेरे पिछले रवैये ने आपको और इराह को बहुत तकलीफ दी है। मैं उस वक्त तकब्बुर और झूठे मायारों की पट्टी आंखों पर बांधे हुए था। मैं यहाँ कोई सफाई देने नहीं आया, ना ही ये कहने आया हूँ कि मुझे फौरन माफ कर दे। मैं बस इतना बताने आया हूँ कि मैं इराह का तलबगार हूँ। मैं उसके लिए खुद को साबित करूंगा। चाचा ने एक गहरी सांस ली। कासिम, इराह कल रात ही ये घर छोड़कर हॉस्टल शिफ्ट हो चुकी है। उसका फैसला अटल है और मैं अपनी बेटी पर मजीद कोई दबाव नहीं डाल सकता। कासिम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। मैं जानता हूँ चाचा जान, और मैं उसके फैसले का एहतराम भी करता हूँ। मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। बस मुझे उसकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तलाश करना है। उसी दोपहर कासिम की गाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर रुकी। वो डिपार्टमेंट की राहदारी में खड़ा था जब इरा अपनी क्लास खत्म करके बाहर निकली। सा उबाया और नकाब में वो हमेशा की तरह पुरवकार, संजीदा और दिलकश लग रही थी। कासिम को देखकर उसके कदम एक लम्हे के लिए रुके, लेकिन वो फिर अपनी निगाहें झुकाए खामोशी से उसके पास से गुजरने लगी। हेरा के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, ना ही उसकी आंखों में कल रात जैसी सरदमहरी थी। एक अजीब सा ठहराव था उसके साथ में। इरहा, कासिम की बारी संजीदा आवाज ने उसे रोका। इरहा ठहर गई और उसने पलटकर कासिम की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था,
कासिम 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसने एक मोहतात फासला बरकरार रखा। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, और ना ही मैं तुम्हें किसी किस्म की सफाइयां देकर जबरदस्ती अपनी माफी मनवाने आया हूँ। इरहा ने गहरी सांस ली। कासिम, कुछ रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं। अगर उन पर तकब्बुर की खींची चल जाए तो दोबारा जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उनमें पड़ने वाली गिरा हमेशा चुभती है। आप अपनी गलती का एहसास हो गया, ये प्लीज आपके लिए बहुत खुशाइन बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एहसास के बदले वो इंसान आपको वापस मिल जाए जिसे आपने गलती की बुनियाद पर खो दिया हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको कल रात ही दिल से माफ कर दिया था, वरना शायद मैं वहां आकर आपको भूल भी ना देती। लेकिन उस मुआफी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम दोबारा उस मोड़ पर खड़े हो जाएं जहां से हम बिछड़े थे। मेरी जिंदगी का मकसद अब बदल चुका है। रेहा के अल्फाज इतने सच्चे और काटदार थे कि कासिम को अपने अंदर एक शदीद पछतावे की लहर महसूस हुई, मगर उसने अपने चेहरे पर कमजोरी जाहिर नहीं होने दी। इरहा ने उसे जलील नहीं किया था, बल्कि उसने कासिम को उसकी गलती की असल नौयत समझाई थी। कासिम के होंठों पर एक इंतहाई दिलकश और पुरएतमाद मुस्कुराहट उभरी। उसकी आंखों में इरहा के लिए एक नया और गहरा एहतराम था। तुम ठीक कह रही हो इरहा, वो गिरा हमेशा महसूस होगी, लेकिन मैं उस गिरा को अपनी मोहब्बत और इज्जत से इतना नरम कर दूंगा कि तुम्हें कभी चुभेगी नहीं। तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, ना ही रोजाना तुम्हारा रास्ता रोकूंगा। तुम अपना मकसद पूरा करो, लेकिन मैं भी अपने इस नए मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारी हाँ का, चाहे इस महीने लगे या साल। कासिम की इस गैर मुतवक्का मजबूत और दिलकश रवैये पर इरहा की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत उभरी, लेकिन उसने कोई खास जवाब दिए बगैर अपना रुख मोड़ा और वहां से चली गई। कासिम उसे जाते हुए देखता रहा। उसके अंदर अब कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक तवील और खूबसूरत सफर का आगाज हो चुका था। कासिम में अपनी तमाम दर्द-तवानाइयां, अपनी बेपनाह जहानत और अपने बिजनेस पर मरकज मरकूज कर लिया था। को एक बावकार और कामयाब इंसान साबित करना था। उसने दिन रात एक कर दिया। अपने शार्प बिजनेस स्ट्रेटजी, नई इन्वेस्टमेंट प्लान्स और बेमिसाल लीडरशिप की बदौलत उसने महज चंद महीनों में अपनी कंपनी को न सिर्फ खसारे से निकाल दिया, बल्कि मार्केट में नताशा के बाप की कंपनी को बड़ा टफ टाइम देकर उन्हें पीछे छोड़ दिया। घर में उसका रवैया सबके साथ नॉर्मल था। वो डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठता, अपने बाप पे उनके काम में मदद करता, अपनी माँ की जरूरियात का ख्याल रखता। मगर समरीन और सिद्रा का रवैया अभी नॉर्मल नहीं हुआ था। कासिम नहीं जानता था कि उसने ऐसी आग भड़काई है जिसका असर देर तक रहेगा। वो अपने बिजनेस को मजीद फैलाने के मंसूबे बना था, और इरहा की हाथों में एक अजीब सा सुकून महसूस करता। उसने इरहा की हदूद का बेहद एहतराम किया। वो तो ना तो यूनिवर्सिटी जाकर उसका रास्ता रोकता, ना ही हॉस्पिटल के चक्कर काट कर उसे तंग करता, लेकिन उसकी मोहब्बत का इजहार करने का अंदाज इंतहाई दिलकश और बावकार हो चुका था। हर दूसरे महीने जब इरहा हॉस्टल के अपने कमरे से बाहर निकलती, तो उसे अपने दरवाजे के सामने एक छोटी सी इंतहाई नफासत से पैक की हुई चीज मिलती। ताजा गहरे सुर्ख गुलाब का एक छोटा सा खूबसूरत गुलदस्ता होता। वो जान जाती कि ये किसने भेजा, मगर अभी वो इन अल्फाज के नश्तर को अपने दिल पर महसूस करती थी जिसने उसकी जात को किरची किरच किया था। कासिम ने अपने आप को वाकई बदल लिया था। उसने अपनी अना को मार कर इरहा की इज्जत नफ्स को फोकियत दी थी। 6 माह गुजर गए थे, वो कभी इरहा के सामने नहीं आया, मगर हर वक्त उसका ख्याल उसे पागल कर रहा था। इरहा की तरफ बस खामोशी थी जो उसकी बेचैनी को मजीद बढ़ा रही थी। और आज बिलाखिर उसने एक फैसला किया था। कासिम ने अपना फोन मेज पर रखा और एक तवील बोझल सांस खारिज की। स्क्रीन पर भेजे गए पैगाम का अक्स अब भी उसकी निगाहों के सामने था। पिछले 6 माह में उसने इरहा की जात राह खींची लकीर भी खींच दी थी, बेहद एहतराम किया था, मगर आज उसके दिल की बेताबी हर जब्त से मात खा रही थी। पैगाम बहुत मुख्तसर, मगर उसके अंदर की तमाम तर अजियत का आगाज था। रहा, जानता हूँ मेरे अल्फाज भी तुम्हारे लिए बेतुकीर होंगे, लेकिन मेरे पिछले 6 माह की खामोशी ने शायद तुम्हें मेरे बदले हुए अक्स का यकीन दिलाता हो। मेरी खातिर नहीं, अपने इस यकीन की खातिर मुझसे मिल लो। अगर आज भी तुम्हें मुझसे वही पुराना कासिम नजर आए, तो मैं दोबारा कभी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। सिटी कैफे, शाम
5 बजे। तुम्हारे इनकार को मैं अपने मुकद्दर की सजा समझकर कबूल कर लूंगा। दूसरी जानिब हॉस्टल की खामोशी कमरे में इरहा उस पैगाम को कई बार पढ़ चुकी थी। उसकी सहेली खदीजा उसे यूं साकित देखकर करीब आई। किसकी सोचों में गुम हो इरहा? क्या हुआ है? खदीजा के इस्तफाल पर इरहा ने एक सर्द आह भरी। कासिम का पैगाम है, वो मिलना चाहता है, महज एक बार। इरहा की आवाज में एक अजीब सी थकन और उलझन का इम्तिजाज था। तो तुम्हारा क्या इरादा है? खदीजा ने उसकी आंखों में झांका। मुझे नहीं मालूम खदीजा, उस शख्स ने मेरे मान की किरचियां उड़ाई हैं, लेकिन पिछले 6 माह से उसका रवैया, उसकी खामोशी और मेरी इज्जत नफ्स का वो दिफा जो उसने अपने फास्तों से किया है, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद इंसान वाकई बदल सकता है। क्या मुझे इसे एक आखिरी मौका देना चाहिए? इरहा के लहजे में उस खामोश मोहब्बत की थकन थी जो कि मरकर पूरी तरह से खत्म नहीं होती। खदीजा ने नरमी से उसका हाथ थामा। इंसान का तकब्बुर टूट जाए तो वो कुंदन बन जाता है इरहा, और कासिम टूट चुका है। अगर वो सच्चे दिल से नादिम है तो एक बार उसकी बात सुन लेने में कोई मजाहिका नहीं है। कम से कम कल को तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश तो नहीं रह गया ना कि तुमने अपनी सफाई पेश करने का उसे मौका नहीं दिया? इरहा ने आंखें मूंद दी। उसके अंदर की उस औरत ने जो कासिम की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, आज एक हतमी ही फैसला कर लिया था। शाम के 5 बज रहे थे। सिटी कैफे की पुरसुकून कोशे में कासिम पुरजमान था। वो बेहद पुरकशिश और पुरएतमाद लग रहा था। उसकी शख्सियत में कोई कमजोरी या आजजी की बीक नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और बावकार मर्द की झलक थी जो अपनी गलती सुधारने का अज़्म कर चुका हो। अचानक कैफे के शीशे वाले दरवाजे पर एक स्याह उबाया और नकाब में मलबूस वजूद अंदर दाखिल हुआ। कासिम की धड़कन एक लम्हे को थम गई। वो अपनी मखसूस तमन्नत और शाहाना वक़ार के साथ चलती उसकी मेज तक आई। कासिम फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम ही हो। क्या तुम वाकई हो? इस एतबार का शुक्रिया रहा। तशरीफ रखो। कासिम की आवाज में एक गहरा और पुरसुकून ठहराव था। इरहा खामोशी से कुर्सी खींच के बैठ गई। उसकी आंखों में अभी भी एक वास्ता और सी। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कासिम, क्योंकि आपने पिछले कुछ अरसे से मेरी जात और फैसले का एहतराम किया है। इरहा की आवाज धीमी मगर दो टोक थी, वरना मेरे पास आपसे कहने या सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। कासिम ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी बात सुनी। मैं जानता हूँ इरहा, और मैं तुम्हारे इस एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुमसे वो छुपाया छीना था जो बहुत कीमती था, तुम्हारा मान। लेकिन क्या एक सच्चे पछतावे की कोई कीमत नहीं होती? क्या मेरी हर खामोश अजियत तुम्हारे दिल की बर्फ पिघलाने के लिए काफी नहीं? इरहा ने निगाहें झुका ली। पछतावे बीते हुए कल को वापस नहीं ला सकते कासिम। वो जो एक बार टूट जाए, जुड़कर भी उसमें दरार बाकी रहती है, मगर वो दरार मुस्तकबिल तो नहीं छीन सकती ना। कासिम कदरे आगे की तरफ झुका। उसकी आंखों में एक शदीद तलब थी। मैं आज तुमसे यहाँ कोई पुरानी बात करने नहीं आया। मैं तुम्हारी वो अजियत वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक नया आगाज चाहता हूँ। एक ऐसा आगाज जिसमें मेरी हर सुबह तुम्हारी रजा से शुरू हो रहा। तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, पूरे वकार और इज्जत के साथ। क्या तुम? कासिम की बात अभी लबों पर थी कि अचानक कैफे के पुरसुकून माहौल में एक इंतहाई तेज और काटदार आवाज गूंजी। वाह कासिम अली, क्या कमाल की अदाकारी है तुम्हारी। कासिम और इरहा ने चौंक कर मुड़कर देखा। एक मॉडर्न कटे हुए बालों और मगरी लिबास में मलबूस लड़की ने उसकी मेज के पास वो खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दरिंदगी और गुस्सा था। कासिम की निगाह उस पर पड़ी तो वो शिशा रह गया। सोनिया तुम? कासिम के माथे पर गहरे बल पड़ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो, और इस बदतमीजी का क्या मतलब है? सोनिया एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ अपना पर्स खोलने लगी और खाकी रंग का लिफाफा पूरी ताकत से मेज पर दे मारा। मैं यहाँ भी ये बताने आई हूँ कि जिस शराफत और मासूमियत का नाटक तुम इस नकाबपोश के सामने कर रहे हो ना, इसके पीछे तुम्हारा कितना मकरूर चेहरा छुपा है। सोनिया की आवाज में एक जुनूनी शिद्दत थी। मेरा का वजूद जैसे बर्फ में जम गया। उसकी आंखें हैरत और सदमे से फैल गई। देखो इसे। सोनिया ने मेज पर पड़ी रिपोर्ट की तरफ इशारा किया। ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ कासिम। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, और अब जब मैं मुसीबत में फंस रही हूँ तो तुम यहाँ इस
عورت کے ساتھ نئی زندگی کے خواب بن رہے ہو؟ یہ محض الفاظ نہیں تھے، جیسے ارا کے چہرے پر کسی نے کھولتا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ قاسم کے اندر جیسے ایک نئی آتش فشاں پھٹ پڑا۔ اس کی رگیں تن گئی، اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ اپنی اس گھٹیا سازش، ان جھوٹے کاغذات کو اٹھاؤ اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ سونیا۔ قاسم کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں کیسی خطرناک برش تھی۔ سونیا ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تم میری بھابھی ہو، سدرا کی دوست ہو نا؟ 1 مہینے پہلے ان کے اصرار پر میں نے تمہیں محض انسانی ہمدردی کے ناطے گھر ڈراپ کیا تھا۔ اس کے علاوہ میرا تم سے زندگی میں کوئی بات نہیں ہوئی، اور تم مجھ پر یہ غلیظ الزام لگا رہی ہو۔ سونیا نے فوراً رونے کا مکارانہ ناٹک شروع کر دیا۔ تم مکر رہے ہو قاسم، شاید تم نے میرے جذبات سے کھیلا اور اب مجھے پہچاننے سے بھی انکاری ہو۔ تم ایک دھوکے باز انسان ہو، بند کرو اپنا یہ بےہودہ تماشا۔ قاسم نے آگے بڑھ کر وہ رپورٹ اٹھائی اور ایک ہی جھٹکے میں اس کے پرزے پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ تم جانتی نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہیں تباہ کر سکتا ہوں، لیکن میری خاندانی طبیعت مجھے ایک عورت کی سرعام توہین سے روکتی ہے۔ قاسم شدت غضب سے ہانپ رہا تھا۔ اس نے فوراً مڑ کر ارا کی طرف دیکھا، جس کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے اس کے اندر کی روح پرواز کر گئی ہو۔ وہ انتہائی سست روی سے اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ارا! قاسم کا غصہ اچانک ایک شدید خوف میں بدل گیا۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا۔ ارا، خدا کی قسم یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ میرے خلاف ایک سازش ہے۔ تم مجھ پر اعتبار کرو، میں اس لڑکی کو اور اس کے پیچھے چھپے ہر چہرے کو تمہارے سامنے لا کر اگلواؤں گا۔ ارہا نے اپنا لڑتا ہاتھ اٹھا کر سے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی گہری بیانی اور کرب تھا جس نے قاسم کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ بس قاسم، مزید کوئی لفظ نہیں۔ ارہا کی آواز اتنی سرد اور بے جان تھی کہ قاسم سہم گیا۔ ارہا، خدا را سمجھنے کی کوشش کرو، تم دیکھ نہیں رہی، یہ ایک بچھایا ہوا جال ہے۔ میں نے اس لڑکی کو ایک ماہ پہلے صرف سازش ان کے خلاف ہوتی ہے قاسم، جن کا دامن صاف۔ ارہا نے انتہائی کاٹدار مگر دھیمے لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ اس کے الفاظ میں ایک زہریلا دکھ تھا۔ کا تو ماضی ہی آپ کے خلاف سب سے بڑی گواہی ہے۔ جس شخص کی محفلیں اور دوستیاں ایسی ہوں، وہاں ایسے ہی تحفے ملا کرتے ہیں۔ ارہا، تم جانتی ہو میں وہ سب چھوڑ چکا ہوں، میں بدل گیا ہوں۔ قاسم کے لہجے میں ایک جان لیوا بے بسی تھی۔ میں کتنی بڑی حماقت کر بیٹھی، میں تو آج صرف اس لیے آئی تھی کیونکہ میں نے آپ کو بدلی ہوئی ذات کا احترام کیا تھا، لیکن آپ نے مجھے اس غلیظ تماشے کا حصہ بنا کر میری روح کو تک کو میلا کر دیا۔ ارہا رکو، میری بات سنو، مجھے صرف 24 گھنٹے دو، میں سچ ثابت کروں گا۔ قاسم نے اس کا راستہ روکا۔ میرے پاس وہ دینے کے لیے زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ آج آپ نے میرے اس یقین کا بھی خون کر دیا ہے جو میں نے اپنی انا کو مار کر آپ پر کیا تھا۔ ارہا نے اس کی طرف ایک آخری شدید نفرت بھری نگاہ ڈالی اور تیزی سے کیفے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ارہا میری بات سنو۔ قاسم اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ کیفے سے باہر نکل چکی تھی۔ اس کے قدم اتنے تیز تھے جیسے وہ کسی دہکتی ہوئی آگ سے بچ کر بھاگ رہی ہو۔ روڈ پر ایک رکشہ کھڑا تھا، وہ تیزی سے اس میں بیٹھی۔ ارہا! قاسم نے بھاگ کر رکشہ تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر رکشہ دھواں چھوڑتا آگے بڑھ چکا تھا اور قاسم وہیں سڑک کے کنارے کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سختی سے مٹھیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں دکھ سے زیادہ ایک ایسا جنون اور سرد غصہ تھا جو لاوے کی طرح پک رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے گھر والوں نے اس کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کو اسے چھیننے کے لیے کتنا گھناؤنا کھیل کھیلا ہے۔ وہ مڑا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوفناک طوفان تھا جو آج فرقان علی کے گھر کی بنیادیں ہلا دینے والا تھا، مگر فی الحال وہ ارہا کو ایک بار پھر کھو چکا تھا۔ ارہا جب گھر پہنچی تو اس کی حالت کٹے ہوئے درخت جیسی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کی ماں سلمہ بیگم صحن میں بیٹھی تھی، جبکہ اس کے والد برآمدے میں موجود تھے۔ ارہا کو اس خستہ حالت میں دیکھ کر دونوں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارہا، کیا ہوا میری بچی؟ تیری یہ حالت کیسی ہوئی؟ سلمہ بیگم بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ ارہا جو کیفے میں اب تک اپنے آنسو ضبط کیے ہوئی تھی، ماں کی ممتا دیکھتی اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ارہا بیٹا، بول تو صحیح، کیا ہوا ہے؟
کس نے تجھے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے والد بھی شدید پریشانی کے عالم میں اس کے پاس آ بیٹھے۔ بابا، ارحان نے روتے ہوئے کہا۔ ہچکیوں کے درمیان بمشکل اس نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی شدید اذیت تھی جسے دیکھ کر ان کے کلیجے کھٹ گئے۔ بابا، مجھے اب مزید کوئی دکھ نہیں سہی، میں بہت تھک گئی ہوں بابا، میں اپنی ذات کو مزید کسی تماشے کی نظر نہیں دے سکتی۔ آپ لوگوں کو فکر تھی نا میری شادی کی، اب میں ڈال رہی تھی، اب میرا جواب مثبت ہے بابا۔ آپ نے جو بھی رشتہ میرے لیے پسند کیا ہے میں اس پر متفق ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ماں باپ جان چکے تھے کہ ان کی بیٹی ایک بار پھر سے ٹوٹ چکی ہے، انہیں مزید تماشا نہیں بنانا تھا۔ قاسم غصے سے گھر میں داخل ہوا۔ اسے جو 6 ماہ میں غلط فہمی تھی کہ سب کچھ بدل گیا ہے اور نتاشا والا باپ لوز ہو گیا ہے، وہ غلط تھا۔ اس کے اپنوں نے اسے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ فرقان صاحب اور بیگم فرقان نے جب قاسم کو اس قدر غصے میں دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ بزنس میں کوئی لاس ہو گیا ہے کیا؟ فرقان صاحب کی تشویش قابل دید تھی۔ آپ کو تو ہر وقت اپنے بزنس کی پڑی رہتی ہے نا ڈیڈ، اولاد کے جذبات کو بھی اپنے مفاد پڑکتے ہیں۔ مجھے آج بہت افسوس ہو رہا ہے آپ کا بیٹا ہونے پر۔ اتنا بڑا دھوکا، اتنا بڑا وار آپ نے میری محبت پر کیا؟ وہ مکمل ٹوٹے انداز میں بولا۔ فرقان اور بیگم فرقان ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ بیٹا، تمہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، تم کیا بول رہے ہو؟ میری محبت کا جنازہ نکال کر انجان بن رہے ہیں؟ کدھر ہے یہ سدرا بھابی؟ ان کو پوچھتا ہوں کہ ان کا کیا بگاڑا تھا میں نے جو اس 2 ٹکے کی لڑکی کو خرید کر اتنا گھناؤنا الزام لگایا؟ وہ ایک دم چلایا۔ سمرین اور سدرا بھی لاؤنج میں شور سن کر آ گئی تھی۔ ان کے پیچھے قائم علی بھی آ چکا تھا۔ فرقان صاحب کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ قاسم سدرا کو دیکھ کر مزید آگ بگولا ہوا۔ کون ہے یہ سونیا؟ اور کتنے پیسوں میں آپ نے اسے میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے لیے خریدا تھا؟ سدرا کا رنگ اڑ گیا، وہ صاف مکر گئی۔ اگر آپ نے اس لڑکی کو بھی بلوا کر اس سے سچائی نہ دلوائی اور اعتراف نہ کروایا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میں قاسم علی اپنی غیرت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج آپ کا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ سدرا کی رنگت نچڑ کی۔ دیکھو قاسم، تم غلط فہمی بس۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ سمرین اور سدرا کانپنے لگے۔ ارے کوئی ہمیں بھی تو بتائے کیا چکر ہے؟ فرقان صاحب کا ضبط جواب دیکھ چکا تھا۔ سدرا نے بے بسی سے سمرین کو دیکھا۔ قاسم، یہ سب پلان میرا نہیں بلکہ سمرین کا ہے۔ اس کا شوہر سے بلیک میل کر رہا تھا۔ نتاشا اس کی بہت لاڈلی بہن ہے، وہ ہر حال میں تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے سونیا والا کھیل رچایا۔ سدرا کی بات پر سب کے سروں پر بم گرا۔ قاسم ساکت سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جس سے اسے قطعی امید نہیں تھی۔ بھائی پلیز مجھے معاف کر دے، میں بہت ڈر گئی تھی۔ شراز مجھے طلاق کی دھمکی دے رہا تھا، وہ بہت عرصے سے آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے، آپ کی کمزوریوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب اسے میرا علم ہوا کہ آپ ارحا کے لیے بہت سیریس ہے تو اس نے مجھے فورس کیا، اسے بس آپ سے بدلہ لینا تھا، پلیز مجھے معاف کر دے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہاشم نے اتنی ذلت آج تک نہیں سہی تھی، اسے اپنوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ سمرین نے مجھ سے مدد مانگی تھی۔ قاسم، سونیا میری دوست تھی اور کافی بولڈ بھی، وہ اس ڈرامے کے لیے مان گئی، مگر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تم ارحا کے لیے اتنے سیریس ہو، اس لیے ہمیں معاف کر دو۔ فرقان صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کی اپنی ہی اولاد ایک دوسرے کی دشمن ہو گئی تھی۔ تم دونوں کی وجہ سے ارحا مجھ سے روٹھ گئی، وہ کبھی میری شکل نہیں دیکھے گی۔ تم لوگ کا کیا گیا؟ سمرین، ایسے شخص کے ساتھ تم کیسے رہ سکتی ہو جو اتنے غلیظ طریقے سے تمہیں بلیک میل کرتا رہا ہو؟ تم نے اپنے بھائی کو اعتماد میں لینا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ وہ ٹوٹے لہجے میں بولا، بھائی آپ فکر نہ کرے، ارحا میری دوست ہے، میں اسے سمجھا لوں گی کہ یہ سب کچھ غلط فہمی تھی۔ ہم سونیا کو اس کے گھر لے جائیں گے، بس مجھے ایک موقع دے۔ سمرین التجا کرنے لگی، اب بہت دیر ہو چکی ہے، وہ دوسری بار ٹوٹی ہے میرے ہاتھوں، وہ کبھی یقین نہیں کرے گی، وہ خدایا۔ وہ وہی صوفے پر سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ ارحا نے ہر کسی سے رابطہ جیسے بند کر دیا، وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی، وہ منظر اس کی آنکھوں سے ہٹا نہ تھا۔
आखिर कोई इतना बड़ा जालिम कैसे हो सकता है? मगर उसकी आंखें तो सच बोल रही थी। नहीं, मैं बेवकूफ हूँ जो उस मक्कारी ही ना समझी। वो फिर से फूट फूट कर रोती। इरा के लिए काफी शरीफ और मजहबी किस्म के लड़के का रिश्ता आया था। उसके माँ बाप ने कुछ दिन सोचने के बाद हाँ कर दी, क्योंकि वो इरा के लिए बिल्कुल मुनासिब था। पर इरा ने भी सब कुछ अपने माँ बाप पर छोड़ दिया और खुद को किस्मत के दायरे पर हवाले कर दिया। पिछले कुछ दिनों से समरीन की बार बार कॉल्स आ रही थी, मगर वो किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी। एक रात वो ऐसे ही बेड पर गुमसुम सी बैठी थी कि अचानक दरवाजा खुला और उसकी बहन सायका अंदर आई। उसके पीछे समरीन भी थी। इरा ने उसकी तरफ बेजारी से देखा और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। समरीन उसके पास बैठ गई। इरा, हम सिर्फ कजन्स नहीं, बेस्ट फ्रेंड भी हैं। तुम ऐसा मत समझना कि मैं भाई की वकालत करने आई हूँ, बल्कि जो सच्चाई है वो तुम्हारे सामने रखने आई हूँ। भाई बिल्कुल बेकसूर है। इस बार सारा कसूर मेरा है। मैंने शराज के दबाव में आकर, बस समरीन, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे तुम्हारे भाई से या तुमसे कोई शिकवा नहीं है। तुम लोगों ने वही किया जो तुम लोगों का ज़र्फ था, और मैं वही कर रही हूँ जो मेरा ज़र्फ है। मैं तुम लोगों को माफ़ करती हूँ। बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज़। और अपने भाई से कहना कि अगर उसमें थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, तो इस तरह के हथकंडे ना अपनाए, ना किसी की सिफारिश भेजे। अगले जुमे मेरा निकाह है, मुझे खुशी होगी अगर तुम उसमें शिरकत करो। अगर ना भी आई तो मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। इरहा ने गोया बात ही खत्म कर दी। समरीन के पास अल्फाज खत्म हो गए थे। शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। शायद अब कासिम उसे कभी माफ नहीं करता। वो वहां से चली गई, क्योंकि इरहा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। जुमे का दिन इरहा के लिए किसी भारी पत्थर की तरह आया था। वो सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस खामोश बैठी थी, मगर उसके अंदर एक तूफान बरपा था। उसे लग रहा था कि जैसे वो अपने ही हाथों से अपनी सांसें घूट रही हो। खतीजा ने उसके ठंडे हाथ थामे। इरहा, अभी भी वक्त है। अगर तुम मुतमईन नहीं हो तो चचा जान से बात करो। इरहा ने एक सर्द आह भरी। नहीं खतीजा, अब जो हो रहा है उसे होने दो। मेरे दिल की तसल्ली से ज्यादा मेरे बाबा की इज्जत अहम है मुझे। कासिम ने जो किया, उसके बाद मेरे पास एक ही रास्ता बचा था। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, जैसे किसी मुआवजे की मुंतजिर हूँ। बाहर हॉल में काजी साहब निकाह का खुतबा शुरू करने ही वाले थे कि दरवाजे पर होने वाली आहट ने सबकी तवज्जो खींच ली। कासिम अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में वही पुराना शाहाना वकार और चेहरे पर एक पुरसुकून संजीदगी थी। वो कोई हारा हुआ आशिक नहीं लग रहा था, बल्कि एक मजबूत मर्द था जो अपना हक, अपनी सच्चाई साबित करने आया था। उसके साथ सोनिया सर झुकाए खड़ी थी। कासिम सीधा इरा के वालिद के पास आया और एक फाइल उनके सामने मेज पर रख दी। हॉल में सुनाटा छा गया। लड़की वाले और लड़के वाले सब हैरत से इस मंजर को देख रहे थे। चाचा जान, मैं जानता हूँ कि आज मेरी यहाँ कोई जगह नहीं, मगर मगर मैं यहाँ कोई हंगामा करने या निकाह रुकवाने नहीं आया। कासिम की आवाज में एक ऐसा ठहराव था जिसने सबको खामोश कर दिया। ये सोनिया है, और ये फाइल इस बात का सबूत है कि कैफे में होने वाला सारा ड्रामा मेरे खिलाफ एक साजिश थी। मुझे सिर्फ अपने किरदार पर लगी वो कीचड़ साफ करनी थी जो मेरे अपनों ने उछाली थी। उसने सोनिया की तरफ देखा, जिसने रोते हुए सारा सच सिद्रा और समरीन की साजिश उगल थी। समरीन ने भी रोते हुए चचा जान की तरफ देखा और कासिम की सच्चाई पर मार लगा दी। कासिम ने दोबारा चचा जान की तरफ देखा। मैं नहीं चाहता था कि राज सारी जिंदगी सोचकर रोती रहे कि उसने 20 साल जिस शख्स को अपने दिल में बसा कर रखा वो इतना गलीज और बदकिरदार था। मेरा दामन साफ है चचा जान। अल्लाह को मेरी तरफ से नई जिंदगी की मुबारकबाद दीजिएगा। वो एक लम्हा रुका। उसकी आंखों में छुपी हुई अजियत थी, मगर उसने कमाल सबसे काम लिया। उसे अपनी मोहब्बत से आज जसबदार होना था, चाहे ये कितना ही ज्यादा जानलेवा लम्हा था। मगर उसे एक मजबूत मर्द का किरदार निभाना था जो अपनी मोहब्बत छीनने पर यकीन नहीं रखता था। वो मुड़कर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अंदर बैठी इरहा, जिसने ये सब सुना था, उसके दिल पर जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया। उसके आंसू बेख्तियार बह निकले। वो वाकई सच्चा था और वो इसे हमेशा के लिए खो रही थी। बाहर रहा के बाबा की आंखों में नमी तैर गई। उन्होंने फुरकान साहब की तरफ देखा, जिनका सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। उन्होंने आगे बढ़कर कासिम का बाजू थाम लिया। रुक जाओ कासिम। कासिम रुका और हैरत से उन्हें देखा।
کیا تم سچے دل سے میری بیٹی سے محبت کرتے ہو؟ کیا ساری عمر اسے اپنا تحفظ کی چھاؤں دو گے جس کی وہ حقدار ہے؟ قاسم ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، دل جسے باہر آنے کو بےقرار تھا۔ میں اپنی محبت کی سچائی کا یقین نہیں دلا سکتا، مگر اس کے بغیر اب یہ زندگی بے معنی ہے، مگر اس کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ آپ بے فکر ہے۔ چچا جان نے مسکرا کر کندھا تھپکا اور لڑکے والوں کی طرف رخ کیا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، مگر میں اپنی بیٹی کی خوشی اور اس کی زندگی کا یہ سودا نہیں کر سکتا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لڑکے والوں نے کچھ ناراضگی ظاہر کی، مگر چچا جان کی معذرت اور حالات کی نزاکت دیکھتے وہ خاموشی سے رخصت ہو گئے۔ ارحا اندر کمرے میں سونی آنکھوں سے دیوار کو گھور رہی تھی۔ وہ ایک انچاہے رشتے میں بندھی جا رہی تھی، وہ بھی اپنے مرضی سے۔ یہ درد کم کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب اور اس کے والد اندر داخل ہوئے۔ ارحا ضبط کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شاید بیٹیاں اپنے والدین کی عزت کے لیے ہی جیتی ہیں۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی جب قاضی کی آواز کان سے ٹکرائی۔ وہ بے یقین سی تھی۔ ارحا بنت سفیان علی، کیا آپ کو قاسم علی ولد فرقان سے 15 لاکھ بدون حق مہر نکاح قبول ہے؟ وہ بے یقینی سے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اس کے کان بجے؟ ارحا بیٹا، کیا تمہیں نکاح قبول ہے؟ بابا کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ ارحا نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ دستخط کرنے کے بعد اس کی نظر کاغذ پر پڑی تو اس کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئی۔ دلہے کے نام کے خانے میں واضح لفظوں میں لکھا تھا قاسم علی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کے سائے لہرائے۔ تو کیا واقعی خواب نہیں تھا؟ اسے جھٹکے سے بابا کی طرف دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ جس کی امانت تھی اس کے حوالے کر رہا ہوں بیٹا۔ اس کے سر پر پیار دے کر باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور قاسم اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک طمانت اور سکون تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ارحا کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ارحا ابھی تک سکتے کے عالم میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکایت، حیرت اور محبت کا ایک سمندر تھا۔ قاسم نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے کہا تھا نا ارحا کہ میں تمہاری وہ اذیت واپس نہیں لے سکتا، مگر میں ایک نیا آغاز چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا، بلکہ اپنے سچ کو تمہارے سامنے رکھا۔ اس کی آواز اتنی مدھم اور پرسکون تھی کہ ارحا کی ساری تھکن دور ہونے لگی۔ اب بہت ظالم ہے قاسم، اتنا رلایا مجھے، اور اب یوں اچانک۔ ارحا کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ قاسم نے مسکراتے اس کی ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی تکبر نہیں تھا، بس بے پناہ محبت تھی جو صرف ارحا کی ملکیت تھی۔ وہ قاسم ظالم تھا۔ یہ قاسم تو تمہارا وہ خاموش عہد ہے جو آج مکمل ہوا ہے۔ مجھے اپنے اس پاکیزہ غلاف میں ہمیشہ کے لیے چھپا لو ارحا، کیونکہ تمہارے بنا یہ قاسم کچھ بھی نہیں۔ ارحا کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے اپنا سر قاسم کے کندھوں پر رکھ دیا، جہاں 20 سال کی مسافت کے بعد اسے اپنا اصل ٹھکانہ مل گیا تھا۔ میں رخصتی ابھی چاہتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے جانے قاسم؟ وہ اس قدر دل بری سے بولا کہ ارحا کے گال انار ہو گئے۔ اپنی شوق میں ہوں میں، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ وہ مدم سا بولی تو قاسم کا دل چاہ کے اس پر اپنی زندگی وار دے۔ اسے بہت عرصے بعد حجاب کے بغیر دیکھا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس خوبصورتی کی حفاظت کے لیے اسے پردہ کرنا شاید بہت ضروری تھا۔ قاسم کا دل چاہا کہ وہ اپنے رب کا شکر بجا لائے جس نے اس جیسے انسان کی زندگی میں ایسی بیوی لکھ دی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے ابھی وقت چاہیے قاسم۔ وہ معصومیت اور لاڈ سے بولی، آج تم قاسم علی کا دل نکال کر لے لو، مگر مزید وقت نہ مانگو۔ میں تمہیں مکمل دیکھنے کے بعد خالی ہاتھ کیسے پلٹ سکتا ہوں؟ اتنا ظلم کرو گی قاسم پر؟ ارحا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ دل جیسے مچل رہا تھا، مگر حیا کا تقاضا تھا تو وہ سر چکا گئی۔ قاسم اس کی اس حیا پر نثار ہوا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، ہمیشہ کی طرح۔ اٹھنے لگا جب ارحا نے اس کے پیچھے سے کندھے پر سر رکھا۔ یہ ارحا آپ کی ہے قاسم، جو آپ کا دل چاہے کرے۔ قاسم نے پلٹ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ محبت کی پہلی نشانی کسی آبشار کی مانند تھی۔ وہ جھیم گئی۔ میں پوری عزت اور وقار کے ساتھ تمہیں لینے آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔
یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا اور راہ جانتی تھی کہ انتظار اب دیر پا نہیں ہونے والا تھا۔